शिवपालपुर में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट को हलाक किया जा चुका है। रात करीब 3 बजे फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद सिक्योरिटी जवानों ने मिलिटेंटों को घेर लिया। महलूक मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर-ए-तौयबा से बताया जा रहा है, ताहम अभी तक मिलिटेंट की शिनाख्त नहीं हो सकी है। त्राल से हमारे नुमाइंदे मंजूर हमारे साथ जुड़ चुके। मंजूर, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़ा, ये जो एनकाउंटर है रात 3 बजे के करीब शुरू हुआ था। उसके बाद जो है आज सुबह जिन मिलिटेंटों का पता लगाया फोर्स ने, उसके बाद जो इलाका है इसको घेरे में रखा। उसके बाद सुबह जब फोर्सेस वहां जाई मुकाम पर पहुंची तो वहां मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है और इसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। और बताया जाता है कि इलाके में एक और मिलिटेंट छुपा हुआ है जिसकी तलाश जारी है और अभी भी रुक रुक के जो गोलियां हैं, गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। मुनज़्ज़ा, वहीं जो मिलिटेंट हलाक हुआ है उसकी शिनाख्त का अभी तक नहीं पता चल पाई है। जी मुनज़्ज़ा, जो मिलिटेंट है इसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरा मिलिटेंट है इसकी तलाश जारी है। और बताया जाता है ये जो मिलिटेंट है हिज़्बुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता है। तो इलाके में जो है अभी कार्डन सर्च ऑपरेशन जारी है और रुक रुक के गोलियों की आवाजें भी सुनाई दी जा रही है। मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हिंदुस्तान ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बताया कि पाकिस्तान में कायम लश्कर-ए-तौयबा और जैश मोहम्मद जैसे दहशतगर्द गिरोह अपनी सरगर्मियां बिलो खौफ व खतरा अंजाम दे रहे हैं और उन्हें इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। उसे जुर्रत दिखाने पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी की लानत के बारे में मुंतखब नजरिया न अपनाए और उन लोगों के दोहरे मयार को बेनकाब करे जिन्होंने उन लोगों को सहूलियात फराहम की है जिनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाहक खतरात के मौजू पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत करते हुए एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ममनुआ हक्कानी नेटवर्क की सरगर्मियों में इजाफा इस बढ़ती हुई तशवीश को जवाब फराहम करता है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दाइश खरासान हमारे पड़ोसी में ज्यादा ताकतवर हो गया है और इस मुसलसल अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान की पेशरफ्त ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के हवाले से कुदरती तौर पर आलमी खदशात को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान के खिलाफ लश्कर-ए-तौयबा और जैश मोहम्मद जैसे गिरोह महफूज है और अपनी सरगर्मियां बिला खौफ व खतरा अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसलिए ये जरूरी है कि सलामती काउंसिल हमें दरपेश मसाइल के लिए मुंतखब स्ट्रेटेजिक या मुतमईन अंदाज इख्तियार न करे। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम नहीं करनी चाहिए और न ही उनके वसाइल में इजाफे को नजरअंदाज करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो जे ब्लिंकन से बात की। सेक्रेटरी ब्लिंकन से और वज़ीर ख़ारजा हिंद जयशंकर ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया और दोनों ममालिक के बीच राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक किया। एस जयशंकर के मुताबिक अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कुछ हिंदुस्तानी शहरियों को पेरिस से लिए जाने पर फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया भी अदा किया। जयशंकर के मुताबिक हिंदुस्तान अमेरिका से मुसलसल राब्ता बनाए हुए है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट अमेरिका की निगरानी में है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, एस जयशंकर ने काफी जो बयान दिया है, काफी स्ट्रांग बयान दिया है दहशतगर्दी के हवाले से और जिस तरह के अभी सूरत हाल अफगानिस्तान में बने हैं उस हवाले से भी वो बयान काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, जो कल यूएनएससी में, क्योंकि भारत इस वक्त चेयर है यूएनएससी में जी, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री ने ये बयान कल यूएनएससी में दिया और ये सिग्नेचर इवेंट था जहां पर जयशंकर ने साफ किया कि अफगानिस्तान में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेके चिंताएं बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो अफगानिस्तान में ही हो लेकिन भारत के खिलाफ लश्कर और जैश जैसे जो टेरर ग्रुप्स है वो बिना ऑपरेट काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हक्कानी नेटवर्क, जो सबसे अहम बात है कि हक्कानी नेटवर्क
की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो पहले से तेज हो गई। आपको याद दिला दे कि पिछली तालिबान सरकार के दौरान, पिछले तालिबान के रूल के दौरान अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क ही वो नेटवर्क है जो भारतीय एम्बेसीज, भारतीय इंस्टॉलेशन को टारगेट करता आ रहा है। हक्कानी नेटवर्क बदनाम था इस चीज के लिए कि वो पाकिस्तान के इशारों पर भारतीय एसेट्स पर निशाना करता रहा है, अटैक करता रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर जैसे उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है तालिबान रूल के दौरान, तो जाहिर तौर पर भारतीय चिंताएं बढ़ जाती हैं। और इसी चिंता को कल जयशंकर ने जाहिर भी किया है। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल सबसे अहम प्राथमिकता भारत की ये है कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित देश वापस ले आ सके। इसी बीच उनकी बातचीत अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से भी हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है, तो ऐसे में सहयोग बना रहे, इसको लेकर विदेश मंत्री की बात यूएस के विदेश मंत्री से हुई है। जी शैलेंद्र, जो बयान रहा है, जो बयान सामने आया जयशंकर का, उससे क्या समझे कि किस तरह की पॉलिसी आगे चलकर तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ रहेगी हिंदुस्तान की? देखिए, अहम बात यह है कि अब ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और तालिबान वहां पर सरकार बनाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ये चाहती है, पूरी दुनिया का ये मौक़ो है कि तालिबान किसी भी आतंकी संगठन से किसी भी तरह का रिश्ता ना रखे। आपको याद दिलाते कि जब अमेरिका और तालिबान के बीच में जब चर्चा हो रही थी, जो एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था, उसमें ये भी कहा गया था कि वो सभी टेरर आउटफिट के साथ रिश्ता तोड़ लेगा, चाहे वो अलकायदा हो या दाइश हो या जैश और लश्कर जैसा आतंकी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज आपसे कुछ दिन पहले से ही अफगानिस्तान में जगह जगह पर लश्कर और जैश के नाके लगे हुए हैं और वो लोगों से जिहाद के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर छूट उनको वहां मिलती है तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा। सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अलकायदा ही वो संगठन है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा था और उन्होंने अमेरिका में 9/11 को अंजाम दिया। तो जाहिर तौर पर ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान में, जैसे विदेश मंत्री ने कहा है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ऐसे में जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बल्कि एक टेरर फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसको लेकर कल चीन जैसे देश ने भी एक कल बात यूनिवर्सिटी में कही है कि हम नहीं चाहते हैं, पूरी दुनिया नहीं चाहती है कि अफगानिस्तान एक बार फिर टेररिज्म का हब बने। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और वहीं हिंदुस्तान जो है यूएस के रास्ते में लगातार है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है यूएस के कंट्रोल में है, लेकिन यूएस भी जो है तालिबान से बात कर रहा है अपने शहरियों को वहां से निकालने में। ऐसे में क्या हिंदुस्तान की बातचीत नहीं होनी चाहिए तालिबान के साथ? क्या इस पर कोई गौर-व-ख़ौज़ किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों को या दीगर जो वहाँ के अफगानी है जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, उनको वहां से निकालने के लिए महफूज तरीके से तालिबान से बात हो? देखिए, फिलहाल अहम बात यह है कि इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन डिप्लोमेट्स मौजूद नहीं है काबुल में। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही एक फ्लाइट दिल्ली लौट आई है और काबुल में जो भारतीय एम्बेसी है वहां से अब सारा स्टाफ और ऑफिशियल्स और यहाँ तक एम्बेसडर भी अब वापस भारत लौट आए हैं। तो फिलहाल ग्राउंड पे बातचीत का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर हम बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें तो उस बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा कि क्या तालिबान से टच में है या नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछली कुछ बैठकों के दौरान इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी उन बैठकों में मौजूद थे जहां पर तालिबान के साथ बातचीत हो रही थी। लेकिन फिलहाल फोकस इस बात पे है कि सभी इंडियन जो है वो सुरक्षित निकाले जा सके एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट का कंट्रोल अमेरिका के पास। आपको ये भी बता दें कि फ्रांस ने भी करीब 21 इंडियन को सुरक्षित वापस निकाला है और पेरिस ले गए हैं, क्योंकि वो वहां पर फ्रांस की एम्बेसी की सुरक्षा में लगे हुए थे और वो इंडियन नेशनल्स थे। तो माना जा रहा है कि वो भी पेरिस से जल्द भारत लौटाएंगे। 21 वो नागरिक हैं। लेकिन इसी बीच लगातार कोशिश ये जारी है कि क्योंकि काबुल में ही नहीं बल्कि कुछ और इलाकों में भी भारतीय मौजूद है, लेकिन उनको काबुल तक कैसे लाया जाएगा और काबुल से एयरपोर्ट तक कैसे लाया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, तो तमाम तर निगाहें जो है वो अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। आगे किस तरह से डेवलपमेंट होगी उस पर भी तमाम तर मुल्कों की नजरें बनी हुई है। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, सोनिया गांधी ने आज ऑपोजिशन जमातों की मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में मायावती और केजरीवाल शरीक नहीं होंगे।
ममता बनर्जी इस मीटिंग में शरीक हो सकती है, बाकी दीगर ओपोजिशन जमात इस मीटिंग में शरीक होंगी। इस मीटिंग का मकसद मरकजी सरकार के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बनाना और मोदी और बीजेपी सरकार को शिकस्त से दो चार करना है। ये मीटिंग सोनिया गांधी की सदारत में होगी। अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, काफी अहम ये मीटिंग वर्चुअल ये मीटिंग होनी है, कौन कौन से लीडरान इस मीटिंग में शरीक होंगे? देखिए मुनज़्ज़र, इसमें करीब जो है 14 या 15 जो विपक्षी दल हैं वो सब शामिल होंगे और इससे पहले भी इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें सब शामिल हुए हैं। बीएसपी खासकर इस और आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा इससे अपनी दूरी बनाए रखी, वो नहीं इसमें शामिल है। आज शाम को ये फिर एक मीटिंग होगी, करीब 4 बजे होगी, वर्चुअल मीटिंग है, उसके जरिए एक तरह से सबको इकट्ठा किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले विपक्ष जो है एक मजबूत चुनौती नरेंद्र मोदी को दे सके, उसके लिए ये जमीन तैयार की जा रही हो, उसके मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं, सबको एक राय किया जा रहा है। इससे पहले आपको अगर याद हो तो लोकसभा का जब सत्र चल रहा था तब भी राहुल गांधी ने सरकार के साथ सरकार के खिलाफ विपक्ष को लेकर, चाहे वो ट्रैक्टर यात्रा हो या साइकिल यात्रा हो या पैदल मार्च हो, ये सब किया है उन्होंने सरकार को दबाने के लिए लगातार कोशिश की है। और आज भी उसी कोशिश का एक ये नया हिस्सा है कि उनको वर्चुअली सबको जोड़ा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, मुद्दों जो होने चाहिए सरकार को घेरने के लिए उनको कैसे धार देनी है, कैसे रणनीति बनानी है, कहाँ पे किस तरह घेरना है, तो ये सब उसी की कवायद। और यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी पिछले दिनों दिल्ली में थी, यहाँ रही, उन्होंने भी यही कोशिश की कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। सोनिया गांधी से मुलाकात करी, शरद पवार से मुलाकात करी, जितने बड़े नेता हैं विपक्ष को उन सबको साथ लेने की कोशिश की गई। वहीं अरविंद केजरीवाल का मीटिंग में शरीक नहीं होना, इसको किस तरह से समझाया जाए? और दूसरा मायावती, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस होने और उन्होंने पहले भी ये साफ किया था कि वो किसी के साथ होकर न यूपी में इलेक्शन लड़ेगी और अकेले अपने दम पर ही करेंगी, तो नेशनल लेवल पर भी वो चाहती हैं कि वो अकेले ही रहे, उनकी पार्टी अकेले ही सियासी इक़दाम जो है वो अंजाम दे। मुनज़्ज़र, अपनी बात आप दोहरा दिए। हाँ, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से वो इस मीटिंग से दूर रह रहे हैं, शरीक नहीं होंगे, उसको किस तरह से समझा जाए? और दूसरा ये कि मायावती भी इस मीटिंग में शरीक नहीं होंगी और उन्होंने तो यूपी इलेक्शन में भी ये साफ कर दिया था कि वो किसी के साथ नहीं होंगी और अकेले अपने दम पर ही इलेक्शन भी लड़ेंगी यूपी में। देखिए, ये इनका बिल्कुल मुनज़्ज़र रणनीतिक फैसला है और विधानसभा चुनाव जो 2022 के होने वाले हैं ये उसके मद्देनजर है। अरविंद केजरीवाल बहुत साफ संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम दोनों के खिलाफ हैं, दोनों के साथ नहीं है। इसी वजह से वो किसी भी विपक्षी दल की जो बैठकें होती हैं उसमें नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल गोवा भी जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो यहाँ पर जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब की बात हो, तो वहाँ पर वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ हैं। इसलिए वो ऐसा ये संदेश नहीं देना चाहते कि वो एक नए राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन राज्यों में जब चुनाव की बात होती है तो हम उनके के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो ये इस तरह का संदेश न जाए, वो पूरी अपनी स्थिति साफ कर रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे बराबर के विरोधी हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। बीएसपी जी, और इस तरह की स्ट्रेटजी से थर्ड फ्रंट को ही नुकसान होता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश। लेकिन ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशूरा आज पूरे मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुक़द्दस मकामात पर मजालिस अज़ा का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है, जहाँ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन
हज़रत इमाम हुसैन की सीरत तौयबा पर रोशनी डाल रहे हैं और आपके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी, भोपाल समेत कई रियासतों में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत यौम आशुरा के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने आशुरा के जुलूस पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की है। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने भी मुंबई में आशुरा के जुलूस की कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी है। मध्य प्रदेश में यौम आशुरा पर रिवायती मातमी जुलूस नहीं निकलेगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यौम आशुरा के मौके पर दिल्ली में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यौम आशुरा की इजाज़त नहीं है। इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर मरकज़ी जुलूस बरामद होता था। ये शिया जामा मस्जिद का एरिया है और आप देखेंगे कि जो बिल्कुल मेन गेट है वहां पर सिक्योरिटी एहलकार बैठे हैं और वहां पर एक नोटिस भी लगाया गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत आशुरा का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें इंतज़ामिया की तरफ से लगातार चलती रही। रात में भी यहाँ पर पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने तमाम चीज़ों को इंश्योर किया, रोका, लोगों को बताया कि यहाँ पर लोग ना पहुँचे। तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर वो तमाम चीज़ें होती थी। यौम आशुरा का जुलूस होता था, मातम होता था, करगिल के अलग अलग दस्ते होते थे, अमरोहा के दस्ते होते थे, ये तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन आज पूरे तौर से यहाँ पर सन्नाटा है। सुबह आमाल की मजलिस ज़रूर हुई है, आमाल हुए हैं, लेकिन मजलिस के बारे में अभी हमें जो बताया गया था उसके तहत अभी कोई भी चीज़ यकीनी नहीं है कि मजलिस होगी या नहीं होगी। अभी आमाल ज़रूर हुए हैं। अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया है कि तकरीबन 20-22 लोगों को जो लिस्ट शिया जामा मस्जिद की तरफ से फराहम कराई गई थी उन लोगों को मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त है, प्रोग्राम में शामिल होने की इजाज़त है। तो आपको जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन थी कि दिल्ली में जो मजहबी मकामात हैं वो खुलेंगे, लेकिन किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद तमाम तरह की ढील दी गई। लेकिन फिलहाल जो मजहबी हो या फिर सियासी जो गैदरिंग है, भीड़ जमा होने की बात है, उस पर जो पाबंदी है, सियासी हो या मजहबी हो, गैदरिंग्स पर पाबंदी आयद लगा दी गई है। खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका। अजीम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से। हैदराबाद में क्योंकि कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दे दी गई है, तो कैसा मंजर देखने को मिल रहा है अजीम? यहाँ पे कहीं पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन इस साल हुकूमत की जानिब से मुहर्रम के जुलूस को इजाजत दी गई है, सरकारी तौर पर इजाजत दी गई है और हुकूमत की जानिब से पूरे मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के आला अहदेदार यहाँ पे मौजूद है। बीबी के अलावा जो यौम आशुरा का एक बहुत बड़ा जुलूस हैदराबाद से यहाँ बीबी के अलावा से जो बरामद होता है के लिए मुकम्मल तौर पर पूरे इंतजाम कर चुकी है। जी तो वहीं तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। अज़ादारों का क्या कहना है, किस तरह से मजलिसें निकलेंगी, और क्योंकि कोविड का दौर भी है, ऐसे में क्या कुछ इक़दाम उस हवाले से भी किए गए हैं? जी देखिए, हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि कोविड के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए के जुलूस को जो है तो मुकम्मल पुरअमन तरीके से यहाँ से शिया मुंतज़मीन की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये जुलूस को जो है सो बीबी के अलावा से बरामद करेंगे। जो बीबी का अलावा के जो हाथी पे जो जुलूस निकलता है अल्मा मुबारक का, तो शेख फैज़ की कमान याकुतपुरा से होता हुआ तारीखी चार मीनार से गुजरता हुआ खदम रसूल पंजे शाह, फिर पुरानी हवेली होता हुआ मस्जिद चादरघाट पर अख्तिताम पज़ीर होता है। जी बिल्कुल अजीम, बेहद शुक्रिया आपका। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है।